हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? एकदम बढ़िया। टेक केयर। आज हम लेंगे इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, उसमें अजम्पशंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फिर हमने क्या देखा था कि बजट लाइन क्या होती है या प्राइस लाइन क्या होती है, क्योंकि इसी की ज़रूरत अब हमको किस में पड़ेगी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पड़ेगी। तो पहले तो इसमें क्या चाहिए आपको, एक तो इंडिफरेंस मैप चाहिए। मतलब जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को हम एक ही डायग्राम में बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। ठीक है। और बजट लाइन क्या होती है, जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों में क्रय कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। ठीक है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता कब संतुलन में होगा बताइए? कि जब वो अपने उपभोग की प्रवृत्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता है, मतलब उसको वहाँ पे अधिकतम संतुष्टि मिल रही होती है। तो एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय की सहायता से उपभोग की वस्तुएं खरीद कर उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व की सहायता से भी हम उपभोक्ता का संतुलन निकाल सकते हैं और ऐसे में वो अपने व्यवहार में परिवर्तन का इच्छुक नहीं होगा। ठीक है। अब इसके हम क्या ले रहे हैं, मान्यताएं ले रहे हैं कि हिक्स ने जब ये इंडिफरेंस कर्व दिया था, इसका संतुलन बताया था, तो क्या क्या मान्यताएं ली थी। नंबर 1, उपभोक्ता को वस्तु की कीमतें दी हुई है। ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि उपभोक्ता को वस्तु की कीमतें दी हुई है। सेकंड, उपभोक्ता की आय भी दी हुई होती है। थर्ड, उसे वस्तु की कीमत तथा उन संयोगों का पूर्ण ज्ञान होता है जिन्हें वह चयन कर सकता है। मतलब उसे मार्केट में क्या प्राइस है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है, इसका वो पूरा पता होता है। फिर उपभोक्ता दो ही वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। हम सरलता के लिए क्या मानते हैं, उपभोक्ता दो वस्तु एक्स और वाई का उपभोग करता है। फिर उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है और वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। फिर उपभोक्ता को इंडिफरेंस मैप का पूर्ण ज्ञान है। फिर नंबर 7, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। फिर नंबर 8, वस्तुएं समरूप है, विभाजनीय है, ताकि इन वस्तुओं के हम विभिन्न संयोग बना सकते हैं। तो इन मान्यताओं के ऊपर उपभोक्ता का संतुलन आधारित है। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता के संतुलन की क्या क्या शर्तें हैं। तो इसके लिए हिक्स ने 3 शर्तें बताई थी। नंबर 1, संतुलन की दशा में उपभोक्ता का उदासीनता वक्र जो है वो कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है। पहली शर्त क्या है कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, संतुलन के बिंदु पर संतुष्टि अधिकतम तब होगी जब x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए। अर्थात क्या लिखा मैंने, MRS XY शुड बी इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY। मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है x और y के बीच, वो दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों का ढाल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। फिर नंबर 3, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होना चाहिए। मतलब कॉन्वेक्स कब होगा कोई भी चीज़, जब संतुलन के बिंदु पर MRS घटती हुई होगी, तो वो कर्व आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा, या क्या होगा, एक्स बिंदु की ओर या मूल बिंदु की ओर क्या होगा, उन्नतोदर होगा। ठीक है। मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों, देखिए आप।
सबसे पहले अपन लाइन खींच रहे हैं एक्स एक्सिस की। ये देखिए एक्स एक्सिस की लाइन खींची आपने, ठीक है। ओ एक्स, ये वस्तु एक्स लिखा आपने। फिर आपने खींची वाई एक्स की लाइन, ठीक है, वाई एक्स की। तो वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा, वस्तु वाई, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो बजट लाइन है ये क्या है, आर एस, आपको एक बजट लाइन दे रखी है। इस बजट लाइन पे आप देखिए, इसको प्रॉपर देख लीजिए आप, आपकी ये जो ये है आपकी आर एस क्या है, आर एस आपकी बजट लाइन है। और ये आपके बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं, IC 1, IC 2, IC 3, IC 4, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका आपको एक सेकंड, आपका IC 3 स्पर्श नहीं हो पा रहा, मैं वापस बना रही हूँ। बजट लाइन आपकी आर एस है, ठीक है। अब IC 1 जो है आपका, ये आपका IC 1 है। फिर ये आपका IC 2 है। फिर आपका IC 3 जो है वो, ये IC 3 की लाइन है। ये IC 3 आपका बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है। और फिर ये आपका IC 4 है, ठीक है। अब आप देखिए IC 1 का P बिंदु और ये H बिंदु, ठीक है। तो ये बजट लाइन के ऊपर है। और IC 2 का Q और T, ये भी बजट लाइन के ऊपर है, इनको वो खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे संतुलन नहीं है, क्योंकि MRS XY इज़ नॉट इक्वल टू PX अपॉन PY, ठीक है। और IC 4 का K बिंदु ऊपर है, लेकिन वो बजट लाइन से इतना ऊपर है कि वर्तमान आय और कीमतों में वो खरीद नहीं सकता है। तो कौन कौन से बार हो गए, P, Q, T और H, ये, और एक ही आपका K, ठीक है। तो P, Q, T, H तो क्या है, नीचे के उदासीनता वक्रों के ऊपर है, IC 1 और IC 2 के ऊपर, ठीक है। और IC 3 का जो ये E बिंदु है, ये क्या हो रहा है, आपका बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। IC 3 का जो E बिंदु है वो आपकी बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है। तो इसी E बिंदु पर जब वो Y की OY1 मात्रा, ठीक है, और X की OX1 मात्रा खरीदता है, तो उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो IC 1 के P और H और IC 2 के Q और T दोनों की तुलना में उसको IC 3 के E बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है। K बिंदु अधिकतम ज़्यादा संतुष्टि को बताता है, लेकिन ये अभी उसके उपभोग क्षेत्र से बाहर है, ठीक है बच्चों। तो आप अपन ने क्या किया, सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, बजट लाइन बनाई, फिर इंडिफरेंस मैप बनाया। उसमें से जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है वो ही बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। और इसके नीचे वाले नीचे के संतुष्टि वक्र को बताते हैं, और इसके ऊपर वाले को हम अभी खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे तीनों शर्तें पूरी हो रही है। फर्स्ट आपकी क्या शर्त है कि संतुलन की दशा में उपभोग जो ये उदासीनता वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। दूसरी बात, MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। और तीसरी बात, संतुलन के बिंदु पर जो आपका उदासीनता वक्र है वो
मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब कि MRS घटती हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों शर्तें इस डायग्राम में कहाँ पर पूरी हो रही है बच्चों? ई बिंदु पर, IC3 के ई बिंदु पर, जहाँ वो x की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा खरीद रहा है। तो यही उसकी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। अब जैसे आपकी मैंने 3 शर्तें बताई है, अगर इनमें से आपकी ऊपर की 2 शर्तें पूरी होती है तो ये आवश्यक तो है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आप देखिए, ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसको देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए। इसमें क्या है आपका, पहले अपन सबसे पहले ये लाइन खींचिए आप। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन खींची। x एक्सिस पे वस्तु x लिखा और y एक्सिस पे वस्तु y लिखा। फिर आपकी ये बजट लाइन जो है ये बनाई अपन ने RS। ठीक है, RS हमने क्या बनाई? बजट लाइन बनाई। अब एक इंडिफरेंस कर्व IC1 बनाया, उसका शेप आप देखिए कैसा है कि पहले इस तरह का है, फिर वो यहाँ पे स्पर्श करता है और उसके बाद वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, P बिंदु पर क्या कर रहा है? वो बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये संतुलन जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अंतिम संतुलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ स्पर्श तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं है, बल्कि क्या है? कॉनकेव है। मतलब यहाँ प्रतिस्थापन की दर घटने की बजाय बढ़ रही है, तो इस वजह से ये अंतिम संतुलन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 शर्तें तो पूरी हो रही है कि जो ये कर्व है आपका स्पर्श भी कर रहा है और एक बार को यहाँ पे प्रतिस्थापन की दर कीमतों के अनुपात के बराबर भी है। लेकिन तीसरी शर्त जो अपनी होती है कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसी बजट लाइन पे आप देखिए 2 और कर्व बने हुए हैं, एक IC2 और एक IC3। तो ये भी आपको देखिए कि इस पे बजट लाइन पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये IC1 की तुलना में क्या है बच्चों? ऊपर की ओर है, तो जो कि ज़्यादा संतुष्टि को बताते हैं। तो इसीलिए क्या शर्तें आप ध्यान रखेंगे कि पहली शर्त आपका इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को स्पर्श करना चाहिए। दूसरी शर्त MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। और तीसरी शर्त क्या है कि संतुलन के बिंदु पर जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा बच्चों कि उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने उपभोक्ता का संतुलन देखा। ठीक है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए, अच्छी तरह से बना लीजिए। दोनों डायग्राम बनाए मैंने, दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे? अलग अलग प्रभाव देखेंगे, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। हर क्लास में अपन एक एक प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।